चलिएगा, पॉइंट नंबर 16 लिखेंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी should be reviewed contingent liability should be reviewed periodically. Periodically, on such review, if the character of contingent liability is found to be changed and there is probable outflow of resources, there is probable outflow of resources, then it will be recognized as provision. Recognized as provision. देखिएगा, आपने ये देखा कि किसी भी इवेंट को लेकर आपके ऊपर एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन चल रहा है, यानी लॉसेस के होने की जो संभावना है वो लेस देन 50% है। तो आपने इमीडिएटली उसको क्या किया, एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दिया। अब एस क्या बोलता है कि आपने जो भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट की है आप इसे रिव्यू करोगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए रिव्यू करते समय आपको ये पता लगा कि अब ये संभावना बढ़ गई है कि प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं ये सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि उस कंटिंजेंट लाइबिलिटी का कैरेक्टर चेंज हो गया है और अब लॉसेस का जो चांसेस है वो बढ़ने लग गए हैं, यानी लॉस के चांसेस मोर देन 50 चले गए। साथ ही साथ आपको ये पता लग गया है कि आपका प्रोबेबल आउटफ्लो कितना हो सकता है। तो इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को एज अ प्रोविजन अपनी बुक्स में क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी आपको पीरियडिकली रिव्यू करना है और अगर उसके कैरेक्टर में चेंज हो जाता है और वो प्रोविजन बन जाए तो आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, उस प्रोविजन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी remote obligation if there is any remote obligation then it should not be recognized in financial statement।
in financial statement. Remote obligation means normal business risk. Normal business risk. Generally, risk up to 5% is called remote obligation. बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए क्या होता है, आप अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व होती है। आपने क्रेडिट पर माल बेचा तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर तो रहेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ बैड डेट्स हो जाएं। समझ रहे हो आप? रिमोट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नॉर्मल बिजनेस रिस्क। आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस आया, एक रिमोट ऑब्लिगेशन है यार, हार भी सकते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि ये एक नॉर्मल बिजनेस रिस्क होती है। अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एक नॉर्मल रिस्क तो उसके साथ हमेशा जुड़ी हुई होती है, और उस नॉर्मल रिस्क को आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करोगे। वो एक रिमोट ऑब्लिगेशन का मतलब है एक नॉर्मल बिजनेस रिस्क। ठीक है? और ये बोलते हैं कि रिस्क अप टू 5% को रिमोट ऑब्लिगेशन बोला जाता है, यानी उसे एक नॉर्मल बिजनेस रिस्क। अगर आपको लगता है कि 5% संभावना या 4% संभावना है कि बैड डेट्स होगा, तो देन इग्नोर दैट। आपको उस पॉइंट को क्या कर देना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इग्नोर कर देना है, जस्ट लाइक एज अ नॉर्मल बिजनेस रिस्क। तो थोड़ी बहुत रिस्क तो हर फील्ड में, हर बिजनेस को क्या करनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। यानी देखिएगा, मेरी बात को समझना। देखिएगा, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने लिया 5% रिस्क। आगे बढ़े, ये आ गया अप टू 50%। और यहां तक गए तो मोर देन 50। तो देखिएगा, ये तो होता है रिमोट ऑब्लिगेशन, इसे तो हम बोलते हैं रिमोट ऑब्लिगेशन। फिर यहां पर आता है ये आपका
पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और ये होता है आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसे बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसे रिकॉग्नाइज मत करो। इसे मानो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इसे मानो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और यहां पर क्रिएट प्रोविजन, क्रिएट प्रोविजन, ये लीजिए। तो इस तरह के ऑब्लिगेशंस आपके पास होते हैं। अगर रिमोट ऑब्लिगेशन या नॉर्मल बिजनेस रिस्क अराइज हो रही है, भूल जाओ, कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। लेकिन अगर आपका वो ऑब्लिगेशन पॉसिबल ऑब्लिगेशन में आ गया है, यानी रिस्क की संभावना अप टू 50 चली गई है, तो आप उसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी के रूप में शो करोगे। और अगर मोर देन 50 की संभावना बढ़ गई है, तो देन आप उसे अपने फाइनेंशियल असेट्स में एज अ प्रोविजन क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। तो ये तीन तरह के ऑब्लिगेशंस या रिस्क हम कहें तो हमारे बिजनेस में चलती हैं, रिमोट, पॉसिबल और प्रेजेंट। तो इस अकॉर्डिंग इनकी कैटेगरी बनाई गई है। सर एक बार ये पॉसिबल वाली फिर से बताना, क्या रेंज रहेगी इसकी? मोर देन 5 और अप टू 50। ओके 5 सर, तक रिमोट है, उसके बाद आपका पॉसिबल है। ठीक है। सर एक बार इसकी पहले की स्लाइड्स दिखा दोगे स्टार्टिंग से? ये रही। सर इससे पहले भी है क्या? नहीं, बस यहीं से चालू है। अच्छा ओके सर, थैंक यू। आइए पॉइंट नंबर 18 लिखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सर ये जॉइंट। जो 5% है, हाँ जी, सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कुछ फिर? नहीं, इग्नोर, कहीं भी शो नहीं करेंगे कहीं भी सर? शो नहीं करते। ये एक नॉर्मल बिजनेस रिस्क होती है जो हमेशा रहेगी। अच्छा ठीक है सर। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी फॉर एन ऑब्लिगेशन, फॉर एन ऑब्लिगेशन। एक्चुअली में क्या है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये ऑफलाइन मोड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट ऑनलाइन मोड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। बट ठीक है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आइएगा, अब बात आती है, एक लाइबिलिटी आती है, ज्वाइंट लाइबिलिटी और सेवरल लाइबिलिटी। देखिएगा, ज्वाइंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी आपने किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए, मान लो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर एक लाइबिलिटी को बियर करने की बात करी है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। किसी भी ऑब्लिगेशन पर अगर कोई नुकसान हुआ, तो जब मोर देन वन पर्सन उस ऑब्लिगेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे,
तो ऐसी लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है? जॉइंट लाइबिलिटी। यानी इन दोनों ने मिलकर एक ऑब्लिगेशन के सेटलमेंट के लिए क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। जॉइंटली एग्री फॉर ऑब्लिगेशन, जॉइंटली एग्री फॉर ऑब्लिगेशन। तो अब बात यह हुई कि अगर मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, लेकिन उस ऑब्लिगेशन में कुछ हिस्सा किसी दूसरी पार्टी को भी बियर करना है, क्यों? क्योंकि हमारी जॉइंट लाइबिलिटी ली गई थी। तो अब बात ये आती है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं कैसे करूंगा। बहुत ध्यान से समझना। इन दो जनों ने मिलकर किसी एक पेमेंट को लेकर एक लाइबिलिटी बनाई थी कि हाँ, हम 50-50% के रेशो में या 40-60 के रेशो में इस ऑब्लिगेशन को बियर करेंगे। तो इट विल बी कॉल्ड जॉइंट लाइबिलिटी। नाउ द पॉइंट अराइज कि जॉइंट लाइबिलिटी को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे। तो देखिए, जॉइंट लाइबिलिटी में एक तो आपका खुद का शेयर होता है और एक अदर पार्टी का शेयर होता है। बट प्रॉब्लम क्या है वो समझना। देखिए, जॉइंट लाइबिलिटी का रूल क्या होता है कि जिसको आपको पेमेंट करना है वो दोनों में से किसी से भी पेमेंट मांग सकता है। हाँ, अगर मान लो सारा का सारा पेमेंट पहले ए को करना पड़ गया, तो फिर वो जितना हिस्सा बी का बनता है वो बी से मांग लेगा। ऐसा नहीं होता कि इसमें से इसको देना है और अपना हिस्सा इसको देना है। तो रूल क्या बना वो सुनना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसको आपको क्लेम करना है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 50-50। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को क्या बोलोगे कि भैया देख, मेरा 50 तो तू मुझसे ले जा और इसका 50 तू जाने और वो जाने। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइबिलिटी थी वो जॉइंट लाइबिलिटी थी। नहीं, जेड जो है वो पूरा का पूरा पैसा ए से ले सकता है, बाद में ए बी से उसका हिस्सा मांग लेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाए। क्यों? जैसे मान लो ए अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा है और उसने बी के साथ किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए एक जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएट की है, तो देखो क्या होगा। ओन शेयर, उसका जॉइंट लाइबिलिटी में एक तो है खुद का शेयर और एक है अदर पार्टी शेयर। जॉइंट लाइबिलिटी में अदर पार्टी शेयर। तो देखिएगा, क्रिएट प्रोविजन, क्रिएट प्रोविजन। देखिए, यानी अगर प्रोविजन की कंडीशन पूरी है, जॉइंट लाइबिलिटी आपने ली हुई है, तो आप जॉइंट लाइबिलिटी में अपने हिस्से के लिए तो क्या क्रिएट कर लोगे? क्रिएट प्रोविजन। लेकिन दूसरी पार्टी के हिस्से के लिए क्रिएट कंटिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि अगर उसने नहीं दिया तो आपको देना पड़ेगा। क्रिएट कंटिंजेंट लाइबिलिटी। बात समझ आ रही है? अगर आपने किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएट की है, तो जॉइंट लाइबिलिटी में आप अपने शेयर का तो प्रोविजन बनाओगे और जो अदर पार्टी का शेयर है उसके लिए आप क्या क्रिएट करोगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट करोगे। रीजन, अगर दूसरी पार्टी ने देने से मना कर दिया या वो नहीं दे पाए तो लाइबिलिटी अब आपके ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए, और दूसरी पार्टी भी इसी तरह से करेगी, वो अपने शेयर के लिए प्रोविजन क्रिएट करेगी और आपके हिस पार्ट के लिए वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट करेगी।
और दूसरी होती है सेवरल लाइबिलिटी। यानी सेपरेट। सेपरेट लाइबिलिटी फॉर ऑब्लिगेशन। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने कोई सेपरेट लाइबिलिटी ली है किसी ऑब्लिगेशन के लिए, तो जिस अकॉर्डिंग भी आप उसको पीछे एस में रिकॉग्नाइज करते आए हो कि अगर वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो उस तरीके से, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो उस तरीके से। तो किसी भी ऑब्लिगेशन के रेस्पेक्ट में जॉइंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट और सेवरल लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाएगा। आइए पॉइंट नंबर 19। कंटिंजेंट असेट्स means uncertain gain, whose occurrence is based on one or more future event। सर हाँ जी सर जैसे ही आपने बताया कि एक तो प्रोविजन क्रिएट करना है जी और एक बिल्कुल। कंटीजेंट लाइबिलिटी है। हम्म, सर तो ये ए या बी करेंगे ना, जैसे अगर दोनों ए दोनों। ए अपने हिस्से के लिए क्रिएट करेगा प्रोविजन और हाँ बी के हिस्से के लिए क्रिएट करेगा लाइबिलिटी, और बी अपने हिस्से के लिए क्रिएट करेगा प्रोविजन और ए के हिस्से के लिए क्रिएट करेगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अकाउंटिंग तो दोनों करेंगे ना अपनी अपनी बुक्स में। हाँ, और सर कंटीजेंट इसलिए क्योंकि जो बंदा नहीं पे कर पा रहा वो उसके लिए वो अपनी बुक्स दूसरे में को कर देना देंगे। पड़ेगा। अगर मान हाँ लो ए ने अपना हिस्सा दे दिया, बी ने नहीं दिया, हाँ तो बी का हिस्सा भी ए को देना पड़ेगा। ए को देना पड़ेगा। अच्छा, तो इसीलिए वो इस वजह से कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। हाँ हाँ ठीक है सर। नॉट इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी। लीजिए, कंटिंजेंट असेट का मतलब है अनसर्टेन गेन जिनका होना किसी फ्यूचर इवेंट पर निर्भर करेगा, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एज पर एज 29, contingent asset should not be recognized, in books of accounts या in financial statement। कंटिंजेंट असेट्स बेसिकली गेन है, और हम फ्यूचर के गेन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं। These can be disclosed in रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हो, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कहीं नहीं आएंगे।
क्योंकि फ्यूचर में कमाए जा सकने वाले जो हमारे गेन्स या प्रॉफिट्स होते हैं उनकी हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं। If realization of income is certain, then it is सर not। इसको हम लोग इंडियंस के हिसाब से दिखाना चाहिए। हाँ जी, कंटिंजेंट अभी बताऊंगा मैं उसको भी, बिल्कुल इंडेस बोलता है, आएगा अभी ये भी। ओके सर। If realization of income is certain, then it is not a contingent asset, and hence should be recognized. And hence should be recognized in financial statements. अगर आपको फ्यूचर में ये पता लगता है कि अब वो इनकम सर्टेन हो गई है, यानी आपको अब वो इनकम मिलेगी ही मिलेगी, तो फिर अब वो कंटिंजेंट कहाँ रही? और अगर वो कंटिंजेंट नहीं है तो आप अब उसे क्या करोगे? अपने बुक्स में दिखाओगे। ठीक है, अगर आपको रिव्यू करते समय ये पता लगा कि इनमें से कुछ इनकम अब सर्टेन हो गई है और वो इनकम अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं क्योंकि अब वो सर्टेन इनकम है, तो इसलिए हमारा एस क्या बोलता है कि अब आपको क्या करना है, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। ये सारे पॉइंट हैं आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 को लेकर। 195 अभी मैं आपको यहां दिखा देता हूं मेरे पास। सर आज आप याद से AS7 के सॉल्यूशन भेज दिए ना मैंने, पहले ही भेज दिए ना, ये शीशी में है सब। अच्छा, इसी के अंदर ही है। हाँ जी बिल्कुल, सॉल्व है इसमें। ओके, इसीलिए फाइल भेजी मैंने। इसमें आप इंडेक्स में जाओगे तो A7 है, जहां उसके बाद उसके सॉल्यूशन देखिएगा। सर जो आपने अभी सुबह भेजी है यही फाइल है क्या? हाँ जी, ओके सर। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पिछले अटेम्प्ट में आया था 2 नंबर का, जो IPCC मई 13 के एग्जाम का क्वेश्चन था। इसे इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाकर आपके एग्जाम में पूछा था। आप लास्ट पेपर उठाएंगे तो वहां पर AS29 का यही सेम क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जो मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 15 है, IPCC मई 2013 का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है एक बार पढ़ता हूं मैं। An engineering goods company provide after sales warranty for 2 years to its customer. आपने अपने कस्टमर्स को 2 साल की वारंटी दी हुई है। Based on the past experience, the company has been following policy for making the provision for warranties on the invoice amount on the remaining balance warranty period. ये क्या बोल रहा है, आपने अपने कस्टमर्स को 2 साल की वारंटी दी है, अब आप प्रोविजन कैसे बनाते हो, ध्यान से सुनना। वारंटी का जितना पीरियड बाकी है उसके अमाउंट के लिए आप क्या बनाते हो, प्रोविजन बनाते हो। अगर वारंटी का पीरियड 1 साल से कम है
तो 2% का प्रोविजन बनाओगे। अगर वारंटी का बचा हुआ पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो आप 3% का प्रोविजन बनाओगे। व्हाट डज इट मीन, समझना। आइए छोटे से एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि 19 जनवरी 11 को आपने माल बेचा है। मैं इसी का पहली डेट ले लेता हूं, 19 जनवरी 11। ठीक है, आओ अब मेरी बात को सुनना। पहला ईयर एंड आएगा 31 मार्च 12 पर। क्लियर बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, अगर 19 जनवरी 11 को आपने माल बेचा है तो इसका वारंटी पीरियड कब तक चलेगा? कब तक इसका वारंटी पीरियड चलेगा बताइए? 31/3 तक। 19/1/12। हाँ 19/1 होता 19 1 1/12। 1/13। तो 2 साल का आप कह रहे हो? ये देखो हाँ। तो सही, पहली लाइन, अच्छा ठीक है सर। हाँ वारंटी 2 साल के लिए दी है आपने। अब मुझे बताओ, मुझे यहां पर खड़े होके प्रोविजन बनाना है। चेक करो, यहां से लेकर यहां तक वारंटी का रिमेनिंग पीरियड कितना है? बताओ रिमेनिंग पीरियड कितना है? 1 year। 31 मार्च। पता, बहुत ध्यान से क्वेश्चन अगर समझोगे ना, जल्दबाजी करोगे सब गलत होगा। 31 मार्च 12 से 18 जनवरी 13 तक कितना पीरियड है? कितने महीने हो गए? ये मंथ गिनो यहां से यहां तक। 2 महीने 19 दिन। क्या? 9 month 19 days। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना? यस सर। दिसंबर तक 9 महीने हुए और जनवरी के मतलब लेस देन 1 ईयर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, लेस देन 1 year। अगर Yes, लेस देन sir। 1 ईयर हुआ तो उसने बोला है प्रोविजन किस रेट से बनना है? 2%। 2% की। तो इस 40,000 पर मैं इस 31 मार्च 12 पर खड़ा होकर इस 40,000 पर 2% का प्रोविजन बना दूंगा। बताओ कितने अमाउंट का प्रोविजन बना? निकालो 40,000 का 2%। 800 रुपए। 800। बोलो क्लियर यहां तक पॉइंट? यस सर। देखो 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन था और आईपीसीसी में ये 5 नंबर का आया था। ये प्रोविजन ढूंढना। आओ फिर एक ट्रांजैक्शन हुआ है 29 जनवरी 12 को। मैं अभी भी 31 मार्च 12 के लिए ही बात कर रहा हूं। 31 मार्च 12 से, नहीं कुछ गलत हो गया नहीं? यस सर, वो तो फिर साल ही खत्म हो गया 11 वाला। रुको 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 एक हाँ मिनट। सर। 19/1/11 था ना, तो पहले 31 मार्च 11 आएगा ना? हाँ यस सर। रुकना भाई, ये पॉइंट गलत हो गया। ये वही तो ना, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ये गलत कर दिया ना अपन ने। अगर 19 जनवरी 11 को ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसका ईयर एंड कब आएगा? 11 भी आएगा, 31 मार्च 2011। और लेकिन अपन खड़े कहां हैं? 31 मार्च 12 पे। ठीक है ना, अपन तो खड़े तो 12 पर ही है ना। सर अपन ने तो सही किया है ना। हाँ, अपन ने आंसर तो सही निकला है भाई। इसका अपन 31 मार्च 12 पर खड़े होके प्रोविजन अमाउंट निकाल रहे हैं। कि अपना 1 साल तो निकल ही गया 1 साल तो पहले। वारंटी का निकल गया और अब इतने महीने बाकी हैं। बिल्कुल ठीक है। यस सर। नेक्स्ट अगला केस देखो। अरे यार, हाँ अब अपन कहां पर हैं? 29/1/12 और ईयर एंड क्या देखना है अपने को? 31 मार्च 2012। पहले तो मुझे बताओ 29 जनवरी 12 को जो माल बेचा उसका वारंटी पीरियड कब तक चलेगा? 29/1/14 तक। इसका वारंटी पीरियड चलेगा 28/1/14 तक। एग्री? यस सर। मुझे प्रोविजन किस दिन खड़े होके बनाना है? 31 मार्च 12 तक। बताओ जरा।
इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अब रिमेनिंग वारंटी पीरियड कितना है? इस वाले ट्रांजैक्शन का रिमेनिंग वारंटी पीरियड कितना है? मोर देन 1 ईयर हो गया? यस सर, मोर देन 1 ईयर हो गया। भाई 31 मार्च 12 से 31 मार्च 13 पर 1 साल। बताइए भाई, सभी जने यस सर, बहुत यस ध्यान सर। से सर देखो। हाँ, तो इसका मतलब अगर मोर देन 1 ईयर है तो कितना परसेंट प्रोविजन बनाना पड़ेगा? 3%। तो इसका 3%। मतलब इस ट्रांजैक्शन पर प्रोविजन बनेगा 25,000 पर 3%। सर एक बार फर्स्ट वाला केस फिर से बता दो। हाँ जी, देखो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रोविजन का अमाउंट 31 मार्च 12 को रिफ्लेक्ट करवाना है आपको, ठीक है? यस सर। मैंने ट्रांजैक्शन किया था 19 जनवरी 2011 को। क्लियर यहां तक? यस सर। तो वारंटी का पीरियड चलेगा 13 तक, हाँ। क्योंकि 2 साल की वारंटी है। यस सर। अब मुझसे क्वेश्चन तो 12 में मांग रहा है ना वो, यस सर। तो मैं 31 मार्च 12 पर आकर खड़ा हो गया। अब मैंने ये देखा कि इस ट्रांजैक्शन का 31 मार्च 12 के बाद कितना पीरियड बाकी है? 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। हाँ, लेस देन 1 तो ईयर। इसलिए 2% प्रोविजन बना दिया। ओके। और इस ट्रांजैक्शन पर मोर देन 1 ईयर है तो ये बन गया। क्या ये ठीक है। ट्रांजैक्शन 31 मार्च 12 से के उसमें आएगा क्या? 15/10/2012 वाला? नो सर। तो ये हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारा पहला आंसर आ गया कि 31 मार्च 12 को जो टोटल प्रोविजन बनेगा वो कितना बनेगा? 1550 का टोटल प्रोविजन बनेगा। सर ये 29 डेट भी बीच में आ रही थी, 29/1 कहाँ आ रही थी? 31 2010। मार्च 12 से पहले ही आएगी ना हाँ ये तो। हाँ हाँ तो हाँ 12 पर इसका तो प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ, इसीलिए आपने इसको कंसिडर किया ना। और बिल्कुल, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपका वाले 2 नंबर में आया था। उसने एक सर ही साल मार्च का 13 का भी निकालना है? नहीं नहीं, ये तो इसमें निकालना है। उसमें एक ही साल का मांगा था बस आपसे। ओके सर। 2 नंबर में इतना ही मांगेंगे ना। तो देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बड़े क्वेश्चन को ही ये 2-2 नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट को लगता है कि ये नए क्वेश्चन कहां से आ गए, कहीं नहीं, सब सीए के क्वेश्चंस पूछते हैं वो। ये एज इट इज आप देखना, पिछला पेपर उठा के, पिछला लास्ट कौन सा हुआ था? दिसंबर 19 हुआ था ना? यस सर। आप उसका पेपर खोलना, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में यही का यही मिलेगा। आंसर 1550 कि आपको प्रोविजन बनाना है फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ वारंटी। सर हाँ जी, ऑब्जेक्टिव की वर्किंग मेरे पूरा दिखाना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल।